अब यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट देखेगी हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या धनात्मक प्रभाव होगा अगर हम इस तरह से लाते हैं, तो क्या इसका प्रभाव होगा, समझे? ये देखा जाएगा। हाँ, क्या प्रभाव होगा ये देखा जाएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो सबसे पहला प्रभाव देखा कि ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे। विदेशी निवेशक क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे, कैरी करेंगे और अपने देश में आएगा। इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा और 100% जो है वो सही निकला। इसलिए कि 1991 के बाद देखे कि हम जो गिरवी रखे थे सोना, गोल्ड को जो गिरवी रखे थे, वो हम गोल्ड तुरंत क्या किए, वापस कर लिए, समझे? इसका मतलब कि ह्यूज अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज आया अपने देश में, ये बात सही हुआ। उसके बाद डिमांड होता है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होता है, और डिमांड के प्रोडक्ट के हिसाब से सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। पहले क्या था कि 1991 के पहले टू व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर में नंबर लगता था, उसके 80 के टिकट में जाइएगा, टू व्हीलर पर नंबर लगाया जाता था। 5000 की गाड़ी होती थी, 6 महीना नंबर लगाइए, साल भर के बाद आपको गाड़ी आता था। फोर व्हीलर में नंबर लगता था, समझे? यानी कि जितना हमारा बहुत सारे कमोडिटी का जितना डिमांड था, उतना सप्लाई नहीं था, उतना प्रोडक्शन नहीं था, नहीं। तो यहाँ दूसरा होगा कि डिमांड के अकॉर्डिंग जो है, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटी पॉसिबल होगा। जितना डिमांड होगा उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होगा। जैसे 1 लाख यूनिट डिमांड है तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, 1 लाख यूनिट होगा, नहीं। तो जब डिमांड के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। तो यहाँ जो है ये प्रिवेंट होगा, क्या, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। एंड और दूसरा क्या रुकेगा, जैसे मोनोपोली है तो प्राइस को बढ़ाना किसके मोनोपोली होगा, एम्प्लॉयर का, कस्टमर का नहीं होगा। तो अब जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ाना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो वैसे हिसाब में क्या होगा, महंगाई भी रुकेगी, एंड डियरनेस, महंगाई भी रुकेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द कमोडिटी, समझे, अब प्राइस इन्हांसमेंट ऑफ द कमोडिटी, दोनों रुक सकता है। तीसरा उसने अगला जो कहा कि पहले जितना हमारा डिमांड था उससे बहुत कम प्रोडक्शन होता था। अब जब डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होगा तो मोनोपोली चला जाएगा प्राइस फिक्सेशन में, समझे। अगर उससे ओवर प्रोडक्शन होगा, समझे, ओवर प्रोडक्शन हुआ, जैसे 1 लाख डिमांड है, 1.5 लाख प्रोडक्शन हुआ, तो सब लोग अपना बेचना चाहेगा ना। तो अपना कब बेचेगा, जब प्राइस को बढ़ा के बेचेगा कि कम करके बेचेगा, कम करके, नहीं समझे। तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। ऐसा हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स था उसके प्राइस बहुत जाके डाउन हुआ, नहीं समझे। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स था उसका प्राइस बहुत कर्टेल हुआ। जो 15,000 का रेफ्रिजरेटर था वो सीधे गिर करके 6,000 7,000 पर आ गया था।
जो कलर टेलीविज़न 20,000 का होता था वो 5-6 हज़ार पर आ गया। तो इतना डिक्लाइन हुआ, समझे, यानी रिडक्शन हुआ, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सम कमोडिटीज। समझे, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स थे। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के प्राइस को बहुत रिड्यूस किया गया, समझे, बहुत कम किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, समझे। जैसे बल्ब वगैरह का भी देखिएगा, CFL बल्ब वगैरह, उसका भी प्राइस क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, समझे। कहा कि चलिए ये भी बात सही निकला गवर्नमेंट, ये भी गलत नहीं निकला, ये भी 100% गवर्नमेंट का एजम्पशन जो है वो सही निकला। पहले क्या होता था कि इंपोर्ट, बहुत कमोडिटी को हम इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करना मतलब बाहर से खरीदते थे। इंडिया में वो मैन्युफैक्चर नहीं होता था, इंडिया में नहीं उसका निर्माण होता था। हम क्या करते थे कि बाहर से, दूसरे देश से हम उसको इंपोर्ट करते थे। अब बहुत कमोडिटी ऐसे है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ शुरू होगा, अपने देश में। ये मल्टीनेशनल आएंगे, अपना इंडस्ट्री बैठा देंगे, और इंडस्ट्री जब बैठाएंगे तो बहुत कमोडिटी का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होगा, समझे। और जैसे स्टार्ट होगा हमारा इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा कि बढ़ जाएगा, कम होगा। तो इंपोर्ट अगर कम करना पड़ता है तो वहाँ आपका एक्सचेंज क्या होगा, बचा रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस में आपके पास रहेगा, समझे। तो ऐसे कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज क्या होगा, स्टार्ट इन द कंट्री। इससे क्या होगा, रिडक्शन इन इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। जितना हम पहले इंपोर्ट करते थे उतना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कौन सेक्टर में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब प्राइमरी सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्स हमारा है, समझे, और प्राइमरी सेक्टर में है। अब जैसे ये नया प्रोडक्ट हम स्टार्ट करेंगे या अदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगा इन द कंट्री, तो उसमें काम करने वाला आदमी तो चाहिए। जैसे बजाज एलायंस इंश्योरेंस कंपनी आया, टाटा AIG आया, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी आए, प्राइवेट बैंक्स आए, प्राइवेट इंश्योरेंस आए, अदर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट यहाँ शुरू हुआ, तो उसमें काम करने वाला आदमी कहाँ से आया, इंडिया का। नहीं समझे। तो जब नया अंडरटेकिंग बैठेगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नहीं समझे। ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग सेकेंड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट का था कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, लाखों की संख्या में रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजन हुआ, समझे, करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजन हुआ। उसके बाद एक और हुआ कि
एक तो आदमी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आदमी को रोज़गार मिलेगा नहीं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरा क्या यूटिलाइज होगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास मिनरल्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, नहीं उसका भी तो यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी जो मानवीय संसाधन है, आदमी है, वो आदमी काम करेगा तो ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, और अदर रिसोर्सेज जितने भी हैं जैसे मिनरल्स या एग्रो प्रोडक्ट है उसका भी हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे नहीं। तो यहाँ अगला होगा वुमेन एंड अदर रिसोर्सेज। समझे? वुमेन मतलब आदमी, आदमी भी एक तरह का रिसोर्स है, समझे? उसको एम्प्लॉय करते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाता है। अनएम्प्लॉयड रहेगा तो अनयूटिलाइज रहेगा। तो जैसे किसी आदमी को कोई काम पर लगा देते हैं, वो आदमी क्या होता है? यूटिलाइज हो गया। और दूसरा कि अदर रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स वगैरह है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब यूटिलाइज होगा। कहाँ? किसके कारण? ये नया जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो इस दो तरह का आया, एक सर्विस सेक्टर भी आया, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ये सब सर्विस सेक्टर में भी आ गया नहीं, टेलीकम्युनिकेशन में भी आ गया बहुत सारा इंडस्ट्री, और एक आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यहाँ भी यूटिलाइजेशन होगा। तो कहा कि और इसके कारण क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास हो। तो ये सब गवर्नमेंट का अपना एजम्पशन था, समझे? कि इससे क्या होगा कि हमारा फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? इस कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होगा। समझे? दिस ऑल वेयर द एजम्पशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब सरकार के सोच या मान्यताएँ थी। अब है देखना है कि ये जो मल्टीनेशनल्स आए अपने देश में, तो तीन तरह से देखे कि ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए। कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिप्यूटेड इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे बिरला सन लाइफ हैं, टाटा AIG, बजाज अलायंस, PNB, मेटलाइफ, तो ये सब जो ज्वाइंट हुए रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से, तो कोलैबोरेट हुए। दूसरा था कि नया अंडरटेकिंग्स बैठाए, और तीसरा था कि बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को खरीद के चलाए। तो आखिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, मोटिवेट हुए इंडिया के प्रति, तो उसके पीछे भी तो उनकी फ़ायदा ही था ना। उनकी सोच थी कि हम जो है इंडिया बहुत बड़ा देश है और वहाँ हमारा बिजनेस बहुत सक्सेस होगा। तो इनकी भी अपनी अलग सोच थी, समझे? जो मल्टीनेशनल्स थे इनकी भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग थी। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट का हमारा पॉजिटिव थिंकिंग था, एजम्पशंस था, उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, इनका भी एजम्पशन जो था वो पॉजिटिव था। अब ये जो इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स थे, इनकी क्या सोच थी? ठीक है, जो विदेशी निवेशक थे, समझे, यानी जो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुदेशीय जो नियोजक थे या निर्माणकर्ता थे, भी निर्माणकर्ता थे, उनकी अपनी क्या सोच थी कि इंडिया में हम इन्वेस्ट करें? नहीं, उनकी सोच थी, पहला उनका सोच था कि इंडियन कमोडिटी मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है।
इंडियन कमोडिटी मार्केट, भारतीय वस्तु बाजार जो है वो उसमें प्रतियोगिता का अभाव है, प्रतियोगिता नहीं है। आप अपने इंडस्ट्री को जब बैठाएंगे ना तो अपना हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा। और जिस देश में ज़्यादा प्रतियोगिता है, कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा प्रतियोगिता है, तो वहाँ वस्तु को बेचना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट है, समझे। तो शुरू में देखिएगा कि आपको प्रोडक्ट बेच देता था 91-92 में, अपना खरीदिए, 1 साल 2 साल का वारंटी दिया, वारंटी में लाइए, दौड़िए, सब ठीक हुआ। अब आज के डेट में हो गया है कि होम डिलीवरी एंड होम सर्विस। अगर होम डिलीवरी मैंने घर तक पहुंचाएगा, होम सर्विस, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो गया तो केवल कंप्लेन कर दीजिए, उसका इंजीनियर जाएगा आपके घर तक, समझे, और वहाँ जा कर के आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो होम डिलीवरी एंड होम सर्विस तक आ गया। इसका मतलब है कि आज के डेट में ये कमोडिटी मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गया, समझे। और उस समय कमोडिटी मार्केट क्या था, कॉम्पिटिटिव नहीं था, समझे। तो ये जो निवेशक यहाँ इंटीग्रेट माने हुए, अट्रैक्ट हुए, उनका अपना थिंकिंग था, समझे। यानी कि लेस कंपटीशन लेस कंपटीशन इन कमोडिटी मार्केट। वस्तु बाजार में प्रतियोगिता क्या है, बहुत कम है, समझे, लैक ऑफ की स्थिति है। वस्तु बाजार में प्रतियोगिता जो है बहुत लैक ऑफ, अभाव है। तो शुरू में आप देखिएगा कि 95-96 इस समय 2000 ईस्वी तक कि जो इंश्योरेंस कंपनी था वो घास भूसा कोई इंश्योरेंस बेच दिया, घर घर जाके एजेंट जो है वो इंश्योरेंस बेच रहा है और लोग खरीद रहा है, समझे। आज के डेट में उनका बड़ा डिफिकल्ट हो गया। आज जो है इंश्योरेंस खरीदने वाला 10 बार दौड़ाएगा, उसके बाद गारंटी नहीं आता है खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, समझे। वो लोग थोड़ा चीटिंग भी किए। एजेंट जो है वो ज़्यादा कमीशन वाला इंश्योरेंस ही बेचता था, गारंटेड इंश्योरेंस नहीं बेचता था। जो शेयर से लिंक्ड इंश्योरेंस होता था उसी को बेचता था, इसलिए उस पर उसको ज़्यादा कमीशन आ रहा है। 40% तो कमीशन ही चला जाता था, 35-40% कमीशन में ही चला जाता था। 60% आपका, 60% में भी मिसलेनियस चार्ज काटते काटते एलोकेशन होता था 30%। 30% आप अकाउंट में पहला प्रीमियम जो दे देते उसका 30% एलोकेट होता था फंड में, और 70% चला जाता था इधर उधर। अगले बार थोड़ा कम होता, ज़्यादा होता था, उसके बाद ज़्यादा होता था, समझे। तो वैसा ही वो इंश्योरेंस बेचता था। रिजल्ट क्या हुआ कि आज के डेट में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उसका रिपुटेशन लोग ख़राब कर दिया, लेकिन जो शुरू का एजेंट है वो सब एजेंट मालो माल हो गया, अच्छा वो अर्निंग कर लिया। लेकिन ओवरऑल नए नए उस समय LIC ऑफ इंडिया एक था, अब नया नया वैरायटी का इंश्योरेंस कंपनी मैंने आ गया, नया नया तरह के पॉलिसी लाया, समझे। तो एक तरह का कंपटीशन तो क्रिएट कर दिया। बैंक में उसी तरह से कंपटीशन क्रिएट हो गया। बैंक में पहले अकाउंट खोलना डिफ़िकल्ट होता था, 2-3 दिन दौड़िए। आज के डेट में जाइए किसी भी बैंक में, एक दिन में सेम डे आपको अकाउंट खोल के दे देता है। तो ये सब कंपटीशन का फ़ायदा हुआ, लेकिन उस समय कंपटीशन था नहीं। तो ये एम्प्लॉयर का था कि लेस कंपटीशन है, कमोडिटी मार्केट में जो वस्तु बनाएंगे वो बिक जाएगा, नहीं इंश्योरेंस वाला जो पॉलिसी लाएंगे बिक जाएगा, बैंक वाला तो हम अच्छी जाएंगे हमारा अकाउंट खुल जाएगा, सब बहुत ज़्यादा ह्यूज हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर लें। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद ये जो कस्टमर, हमको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। कस्टमर किसका गिफ्ट है, पॉपुलेशन का गिफ्ट है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा कस्टमर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के पास, सबसे ज़्यादा कस्टमर चाइना में। लेकिन चाइना अपने ही आप डेवलप है, इंडस्ट्रियली जो है बहुत डेवलप है, औद्योगिक रूप से बहुत विकसित है। तो चाइना को चैलेंज देना क्या है, डिफ़िकल्ट है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, नेशन है।
तो देखा कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेगा, समझे, कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलेगा, समझे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स नहीं, कस्टमर्स की अवेलेबिलिटी क्या है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कस्टमर बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि जब हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ काम करने के लिए आदमी रखेंगे, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सप्लाई ऑफ लेबर जब ज़्यादा होता है तो वेज क्या होगा, कम देना पड़ेगा ना, कम वेज पर आदमी आ जाएगा, समझे। यानी कि मोर सप्लाई ऑफ लेबर, हमें लोअर वेज हमको देना पड़ेगा। चूँकि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है तो आदमी हमको खोजना नहीं पड़ेगा, हमको कम वेज पर आदमी काम करने वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लो वेजेस पर काम अपना कर, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया में बहुत सब एट्रैक्टिव पॉलिसी लाया गवर्नमेंट ने, जैसे लाइसेंस के लिए क्या लाया, सिंगल विंडो पॉलिसी। बहुत जगह कहा कि हम ये आपको रिलैक्सेशन देंगे, ये टैक्स में हम थोड़ा रिबेट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा लुभावना बात की। सबसे बड़ा फैक्टर है कि यहाँ का जो लेबर लॉ है वो उतना ज़्यादा रिजिड, समझे, लैक ऑफ रिजिड लेबर लॉ है, लेबर लॉ बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, समझे। एक और उसको फ़ायदा दिखाई दिया, लैक ऑफ रिजिड लेबर लॉ, लेबर लॉज बहुत रिजिड नहीं है, समझे। और चौथा कि फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, फेवरेबल है। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे पास बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, समझे। उसके बाद देखा कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए और आदमी चाहिए, नहीं। तो आदमी भी सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ देखा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक है कि बनाने वाला लेबर चाहिए, नहीं, दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए, और तीसरा कस्टमर चाहिए। तो इंडिया में कस्टमर भी हैं भरपूर, इंडिया में रॉ मटेरियल भी भरपूर, और सप्लाई ऑफ लेबर भी भरपूर, तो उसको हर चीज़ एनफ जब मिल जाए तो वहाँ उसके बिजनेस का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा, समझे। रिज़ल्ट क्या होगा, लिबरलाइजेशन का रिज़ल्ट क्या होगा कि
इम्पैक्ट क्या होगा ये देख लीजिए। ये इंडियन इंडस्ट्री का कंपटीशन किससे हो जाएगा? हाँ? इनका कंपटीशन अब होगा फॉरेन से या मल्टीनेशनल इंडस्ट्री से। मल्टीनेशनल एम्प्लॉयर से। कहाँ? इन द कंट्री। नहीं समझे? एम्प्लॉयर होंगे विदेशी, मल्टीनेशनल हो गया, लेकिन कंपटीशन कहाँ होगा? देश में होगा। अब इस कंपटीशन में अगर सर्वाइव कर गए तो सर्वाइव कर गए, और नहीं सर्वाइव किए बंद हो गए या बिक गए। नहीं, तो ये इंडियन इंडस्ट्री जो है, ये इंडियन इंडस्ट्री जो था इंडियन, इस पर 3 तरह का इम्पैक्ट पड़ा। एक हुआ कि जो कंपटीशन इनका फेस कर गया वो फेस कर गया, नहीं यानी कि सरवाइव कर गया, सर्वाइवल हुआ। दूसरा क्या हुआ कि बहुत सारा इंडस्ट्री जो सिक हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा? सिक में बंद हो जाएगा, और बहुत सारा इंडस्ट्री क्या होगा? सेल हो जाएगा उसका। ट्रिपल एस उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सरवाइव करेगा, सिक होगा, नहीं तो सेल होगा, बिक जाएगा। समझे? सरवाइव करेगा, समझे? तो सरवाइव करेगा तो वहाँ अब एम्प्लॉयर पहले से लिबरल रहेगा कि रिजिड हो जाएगा? रिजिड हो जाएगा, एम्प्लॉयर रिजिड हो जाएगा। इसलिए अब सर्वाइवल का उसका है नहीं। अब वो थोड़े कहेगा कि यहाँ सर्वाइवल परेशान है और तुमको बेनिफिट चाहिए, ये बोनस चाहिए, यहाँ तो ज़िंदा रहना मुश्किल है। समझे? कुछ सिक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बंद होगा तो वहाँ भी। और तीसरा क्या हुआ? सेल भी किया गया। समझे? लेकिन अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लिबरलाइजेशन जो है वो फ़ायदेमंद था। आम जनता के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिबरलाइजेशन फ़ायदेमंद था, इसलिए कि हम बहुत क्राइसिस में रहते थे, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, केमिकल फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का क्षेत्र हो। समझे? कस्टमर को बहुत परेशानी होती थी। जो देखेंगे कंप्यूटर 1 लाख का होता था, डेस्कटॉप लेते थे 1 लाख होता था, वो डेस्कटॉप आज के डेट में 15,000 20,000 में असेंबल करके दे देता है। समझे? तो बताइए कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा, लेकिन प्राइस क्या हुआ? उल्टा घट गया। समझे? और इस पर अब छीटा आएगा ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन से भी 1 डिग्री ऊपर दिखाई देगा। समझे? कॉस्ट और क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है फ्री ट्रेड। समझे? जो रेस्ट्रिक्शन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, समझे, उस रेस्ट्रिक्शन को क्या करेंगे हम लोग? ख़त्म करेंगे। कोई देश किसी भी देश में अपना प्रोडक्ट ले जाके बेच देगा अगर वो ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा।
अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि दूसरे देश में आप अपने प्रोडक्ट को बेच लीजिएगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप कैसे बेच लीजिएगा? तो दो फैक्टर आप देख सकते हैं कि बेटर क्वालिटी हो और लीस्ट प्राइस। क्वालिटी ये बहुत अच्छी हो और उसका प्राइस क्या हो, कम हो, तभी आप दूसरे देश में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के एरा में, समझे? तो यहाँ ट्रेड में फ़ायदा कब हो सकता है, जब आप बेटर क्वालिटी और लिस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, कंपैरेटिव मैनर में, तुलनात्मक दृष्टि से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, समझे, और आपका प्राइस क्या है, कम है, तो वैसी स्थिति में आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ये नहीं है तो नहीं बिकेगा। यहाँ भी इम्पैक्ट होगा कि पहले क्या था, इंडियन इंडस्ट्री का देखिए, पहले हुआ मोनोपोली, पहले इंडियन इंडस्ट्री का क्या था, मोनोपोली था। लिबरलाइजेशन क्या किया, उनको कंपटीशन किया। कंपटीशन किसके साथ हुआ, जो इंडिया के इंडस्ट्रीज़ हैं। कंपटीशन विथ इंडस्ट्रीज सिचुएटेड इन इंडिया, जो भारत में अवस्थित उद्योग है उससे आपको अब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। किसके कारण, लिबरलाइजेशन के कारण। और ग्लोबलाइजेशन जी क्या किए, इंडियन इंडस्ट्री का कंपटीशन किससे कर दिए, विदेशी इंडस्ट्री से, फॉरेन इंडस्ट्री से। अमेरिका में इंडस्ट्री है तो समझो तुम्हारा इंडिया में है और उसका अमेरिका में है, तो समझो कि अब को अमेरिकन इंडस्ट्री से कंपटीशन है। नहीं तो सस्ता बनाएगा, अच्छा क्वालिटी बनाएगा, ला के बेच के चल जाएगा और तुम बना के सही देखते रहना। नहीं तो ये अब क्या होगा, इंडियन इंडस्ट्री का कंपटीशन क्या होगा, विथ मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज या मल्टीनेशनल्स, समझे, मल्टीनेशनल से हो जाएगा। अब विदेश से आपका उद्योग का कंपटीशन है, इंडिया का, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, रसिया से, जापान से, समझे, ये चीज़। तो शुरू में देखे होइएगा कि क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें असेंबलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। जैसे बताते हैं कि घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब सबसे ज़्यादा क्या लगता है, असेंबलिंग कॉस्ट लगता है। तो क्या करता था कि विदेश से खाली पार्ट्स आता था, विदेश से पार्ट्स आता था और टोटल असेंबल कहाँ होता था, इंडिया में। इंडिया में असेंबल होकर पैकेजिंग होता था, पैकेजिंग और असेंबलिंग इंडिया में कराता था और खाली पार्ट्स जो है विदेश से मंगाता था। तो विदेश से पार्ट्स मंगा दिया और वो सब सस्ता है और यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ता है, इसलिए उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पार्ट्स का सस्ता है, समझे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन बैठा के अब बहुत तेज़ी से बनवा लिया, समझे, कम खर्चा में अब बनवा लिया, यहाँ भेज दिया, यहाँ असेंबल करा लिया, वहाँ भी लेबर कॉस्ट और कम। तो ओवरऑल क्या करेगा, आपके इंडस्ट्री को फाइट करा देगा, मैंने उसको बंद करा देगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन में यही चीज़ हुआ कि आपका प्रोडक्ट
आपके इंडस्ट्री का सर्वाइवल, प्रोडक्ट का सर्वाइवल तभी होगा यदि आप बेटर क्वालिटी दीजिएगा, प्राइस क्या कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। तो देखे होइएगा कि 91 के पहले मारुति इंडस्ट्री का स्टडी कीजिएगा, मारुति के पास 3 वो मॉडल होता था। एक होता था ओमनी, एक 800 मारुति 800 है, वो जिप्सी, तीनों उनके पास मॉडल था। 91 के बाद देखिएगा हर साल वो मॉडल लॉन्च, और नहीं लॉन्च करते हैं तो वैगन आर लाए, तो वैगन आर के बाद अगला साल वैगन आर LX लाए, तब VX लाए, तो LXi लाए, तो VXi लाए, तो ये ऑटो लाए। तो इस तरह से वैगन आर में 10 को मॉडल कर दिया। स्विफ्ट डिजायर लाया, आजकल देखिएगा स्विफ्ट डिजायर LX VX, LXi, तो VXi, तो ये तो स्विफ्टों में 10 को मॉडल कर दिया, समझे। इसलिए कि जब कंपटीशन होगा तो आपको उस हिसाब से लोगों के चॉइस के हिसाब से भी आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब पहले बाबा आदम से कितना साल तक वो 3 गो मॉडल पर अपना ज़िंदगी काट रहा था, समझे। लेकिन जैसे कंपटीशन फेस करना पड़ा, उनको हर साल वो नया मॉडल लॉन्च कर। तो अब जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ने कुछ कंपटीशन आपको क्रिएट किया कि जो आके इंडस्ट्री इंडिया में बैठाएंगे उन्हीं के साथ कंपटीशन रहेगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने कहा कि ना, अमेरिका में भी है ना, तो समझो कि हमारा कंपटीटर है, अगर सेम नेचर का इंडस्ट्री है तो। क्योंकि बहुत सस्ता अगर बनाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी बनाएगा, तो वहाँ से आके बेच के चल जाएगा और तुम ऐसा ही अपना प्रोडक्ट रखे रह जाओगे। तो अब हमारा फोकस जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का, या जो भी इंडिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है, उनका फोकस होगा क्वालिटी पर और प्राइस पर, कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडरिंग द सर्वाइवल इन फ्यूचर। कि भविष्य में हम अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो हमको अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेटर बनाना होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना होगा, तभी ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हमको भी बंद हो जाना पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिया जाएगा और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप लिया जाएगा। वो दोनों अब एरिया आ गया, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ द इंडस्ट्री इन फ्यूचर। यानी भविष्य में उद्योग अस्तित्व में रहे और ग्लोबलाइजेशन आया है, समझे। ये दोनों कंसीडर करते हुए, ग्लोबलाइजेशन के इविल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए, अब ये लोग जो है अपना रिफॉर्म शुरू करेगा। जो पहले से इंडिया में हैं वो भी शुरू करेंगे, और जो बाद में बैठेंगे वो तो उस हिसाब से ही अपना स्थापना करेगा। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, बेटर करना है, अच्छा करना है। एरो ऊपर चला गया। अब अच्छा क्वालिटी हो तो रॉ मटेरियल भी कैसा चाहिए, अच्छा चाहिए। तो अच्छा क्वालिटी के लिए बेटर रॉ मटेरियल चाहिए। ये बनाने वाला आदमी कैसा होना चाहिए, स्किल्ड नहीं, स्किल्ड, अब जनरल नहीं बनेगा, स्किल्ड। एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है। अब मशीन कैसा चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन चाहिए।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन चाहिए। ये 3 होगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बेटर हो, ठीक है, पहले के अपेक्षा, इन रेस्पेक्ट टू द पास्ट टाइम या प्रीवियस टाइम, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा या इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जा कर के आप सर्वाइव कीजिएगा। अब जैसे ये तीनों करेगा तो मानिए ये प्रीवियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रीवियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, ये तीनों करेगा इस लेवल पर प्रीवियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ये तीनों जब अपनाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाएगा कि इतना ही रहेगा, ऊपर भाग जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या है, लो प्राइस। प्राइस आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो प्राइस का फिक्सेशन किस पर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी पर प्रॉफिट मिसलेनियस सारा जोड़ करके हमारा प्राइस फिक्स होता है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ही बढ़ गया तो प्राइस ऑब्वियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमको प्राइस कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, नहीं समझे, प्राइस हमको नीचे लाना पड़ेगा। तो एक तो जैसे ये किए वैसे ही बढ़ गया, लेकिन हमको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस से भी कम करना होगा, समझे। अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये 3 फैक्टर है जिससे आपकी क्वालिटी बढ़िया होगा, ठीक है। अब क्वालिटी ये तीनों जब अपनाए बढ़िया करने के लिए तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर बढ़ गया। आपको अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ लाना है, नीचे लाना है। अब एक एक करके इसका स्क्रूटनी किया जाए। देखिए, बेटर रॉ मटेरियल पहला तो कहा कि ठीक है, पहले जो 1 किलो लगाते थे उसके जगह पर 800 ग्राम लगाएंगे। अच्छा रॉ मटेरियल लगाएंगे, लेकिन जो 1 किलो था उसमें कितना लगाएंगे, 800 ग्राम लगाएंगे, नहीं समझे। यानी रिड्यूस कर दिया, क्या, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को रिड्यूस कर दिया। 1 किलो के जगह पर हम 800 ग्राम में बनाएंगे प्रोडक्ट, समझे। तो रिड्यूस किया, पहला क्या किया, रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहला क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। उसके बाद और एक देखा, जैसे मोटरसाइकिल का मड गार्ड, नहीं, मोटरसाइकिल का मड गार्ड पहले किसका होता था, लोहा का, स्टील का। अब क्या लिया दिया, फाइबर, नहीं, उसका आप सब्स्टिट्यूट ला दिया फाइबर। तो फाइबर लाने से उस मड गार्ड की क्वालिटी बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। इसलिए कि पहले मड गार्ड जो है वो अगर बरसात में बढ़िया से रख रखाव नहीं कीजिए, साफ सफाई नहीं कीजिए तो सड़ जाता था, तो मड गार्ड सड़ जाता था। अब प्लास्टिक फाइबर का जब मड गार्ड आ गया तो सड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये भी है कि पहले जो मोटरसाइकिल से धक्का वक्का लगता था तो फिर से हथौड़ी से मड गार्ड को ठीक करा लेते थे, अब धक्का लगने पर टूटिए जाएगा। तो क्वालिटी तो बढ़ गया, लाइफ जो है वो घट गया।
लाइफ हट गया, लेकिन क्वालिटी तो बढ़ गया। अब पूछिएगा कि देखिए वो तो प्लास्टिक वाला टूटिए जाएगा, तो उसका भी तो दलील है कि हम गाड़ी जो है मोटरसाइकिल बनाए हैं चलाने के लिए, कि किसी को धक्का मारते रहिए, लड़ाने के लिए थोड़े बनाए हैं। तो वहाँ भी वो बच जाए दलील है। तो दूसरा क्या काम किया कि सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल का यूज करना शुरू किया, समझे। पहले ट्रांजिस्टर होता था, बल्ब लगाया जाता था, उसके जगह पर वो क्या किया, ट्रांजिस्टर लगा दिया, समझे, आईसी ला दिया। इस तरह से पहले देखिएगा सीडी होता था, उसके बाद डिस्क प्लेयर ला दिया, अब वो पेन ड्राइव ला दिया, समझे। तो इस तरह से वो उसमें सब में क्या है, रॉ मटेरियल की कमी आ गई, नहीं सब कम कर दिया हर जगह। तो यहाँ क्या किया कि रिड्यूस किया क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और दूसरा क्या किया, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल। सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल का यूज किया, समझे। सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल का यूज किया, कहा कि अब जो है तो हम रॉ मटेरियल की जगह पर बहुत ऐसे रॉ मटेरियल है, जैसा अभी बताया कि स्टील की जगह पर क्या किया, फाइबर यूज किया। उसी तरह पहले का जीप वगैरह देखिएगा, आगे जो बैठने का सीट का सामने वाला डिस्क होता है वो सब स्टील का होता था, अब सब क्या किया, सब फाइबर का कर दिया, नहीं समझे। पहले सब स्टील का लोहा का होता था, उसको खोलने वोलने वाला सब पहले स्टील का होता था, अब सब क्या किया, सब फाइबर प्लास्टिक कर दिया, समझे। और जहाँ जहाँ पॉसिबल था वो स्टील के जगह पर क्या किया, फाइबर यूज कर दिया, समझे। तो ये किया। अब आपका दूसरा है स्किल्ड एम्प्लॉय। स्किल्ड एम्प्लॉय, कहा कि हम स्किल्ड तो रखेंगे लेकिन हम रिड्यूस करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम रिड्यूस कर देंगे। जैसे पहले जो 10,000 लोग मिल के जितना बनाता था, उतना हम 6,000 6,500 आदमी से उतना बनवाएंगे, समझे। रिड्यूस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। काम कम नहीं होगा, काम उतना ही होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन चेंज करेंगे, आगे बताएंगे इसके बाद। तो ये क्या किया कि रिड्यूस किया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, रिड्यूस किया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को जैसे रिड्यूस करेगा, वेज का पेमेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। तो वेज का पेमेंट हमको कम करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, बचत होगी, एक लेबर कॉस्ट हमारा बचेगा। तो कहा कि हम एम्प्लॉय रखेंगे, अच्छा रखेंगे, समझे, लेकिन टोटल नंबर कम रखेंगे। अब टोटल नंबर कम रखेंगे तो किसको नौकरी से हटाएंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो। तो वो आगे बताएंगे कि ये रिड्यूस करेगा तो कुछ के नौकरी से तो हटाएगा ना। अब कुछ को नौकरी से हटाएगा तो उसके लिए क्या पॉलिसी एडॉप्ट करेगा, ये आगे बताएंगे। तीसरा, अब तीसरा हमारा था मशीन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ क्या किया, अब ये देखना है। ठीक है, पहला काम किया कि मोर प्रोडक्टिविटी वाला मशीन को लाया। मशीन कैसा इंस्टॉल किया, मोर प्रोडक्टिविटी वाला। अधिक उत्पादकता वाला मशीन लगाया। पहले जैसे कोई मशीन पर 10 मिनट बन रहा है,
अब ऐसा मशीन लगा दिया गया उस पर 40 यूनिट बन जाएगा। मशीन का स्पीड, सब चीज़, फिनिशिंग। जैसे सिंपल लीजिए ना, पहले का फोटोस्टेट मशीन, आज का फोटोस्टेट मशीन, पहले का प्रिंटर, आज का प्रिंटर। पहले के प्रिंटर में इंतज़ार करना पड़ता था कि हाँ प्रिंटर जी प्रिंट निकाल दीजिए। आप तो बटन मारिए, प्रिंटर जी भाग 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 निकाल देते हैं। नहीं समझे? तो उसी तरह से ऐसा मशीन लाया जो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या किया? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी वैसे ऐसे समझिए कि मैनुअल वर्क पर मैकेनाइज कर दिया। मैनुअल वर्क को मैकेनाइज किया। कैसे? पहले कुदाल से मिट्टी कटा था, अब जेसीबी धै के काट देता है। पहले माथा पर रॉ मटेरियल ढो के लेबर ले जाता था और रोपवे लेके चल जाता है। नहीं समझे? तो मैनुअल वर्क को बहुत जगह क्या किया? मैकेनाइज कर दिया। समझे? मैकेनाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया? इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक और सेल्फ एक्टिंग मशीन। ऑटोमेटिक और सेल्फ एक्टिंग मशीन को क्या किया? इंस्टॉल कर दिया। समझे? पहले का प्रिंटिंग प्रेस देखिएगा, कागज़ लगाना पड़ता था, अब प्रिंट कर दे तो कागज़ निकालना पड़ता था। आप प्रिंटिंग प्रेस में कागज़ रख दीजिए, अपने से खींच के प्रिंट करके अपने से निकाल देगा। नहीं, यानी अब कागज़ लगाना और कागज़ निकालना, बात ख़त्म। मशीनें कागज़ लगा भी देगा, मशीन कागज़ निकाल भी देगा। पहले फिलिंग, जैसे दवा दारू ये सब भरा जाता था बोतल में, तो उसको मैनुअल ऐसे भरा जाता था। अब कौन भरता है? सब मशीन भरता है। कैपिंग, उसका जो कैप लगाया जाता था मैनुअली लगाया जाता था, अब कौन लगाता है? मशीन लगाता है। समझे? तो ये सेल्फ एक्टिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, ये सब लगाया। उसके बाद मैनुअल वर्क को मैकेनाइज कर दिया। स्थिति क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई ढाई के ध्राम हो गए, रिड्यूस हो गए। तो एक तरफ क्वालिटी भी बढ़ाया, दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, ठीक है, घटा दिया। और तीसरा क्या किया कि फोकस किया रिसर्च फॉर बेटर प्रोडक्ट। समझे? किस पर फोकस किया? रिसर्च पर, कि बेटर प्रोडक्ट कैसे बने हमारा। समझे? हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे अच्छी हो, इसके लिए रिसर्च पर थोड़ा फोकस किया। रिसर्च पर फोकस किया। अरे कुछ नहीं, आप लोग सिंपल मोबाइल चलाते हैं, उसमें पहले जितना आता था फंक्शंस, और आज के फंक्शन में देखिए क्या आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। पहले सिंपल बटन वाला मोबाइल होता था, उसमें टॉर्च नहीं होता था, मोबाइल में टॉर्च ला दिया, मोबाइल में कैमरा ला दिया। नहीं समझे? इतना उसमें उसका फंक्शन बढ़ा दिया। समझे? तो इस किससे हुआ? रिसर्च से हुआ, रिसर्च से हुआ। समझे? डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले मैनुअल बोर्ड होता था, आज डिजिटल बोर्ड अपने से मिटा दीजिए, खाली बटन दबाते रहिए, मिट जाएगा, अपने लिख। समझे? अब आ गया, उसमें भी आ गया है कि आप बटन दबाते जाइए, लिखना नहीं है, स्लाइड बना के इसमें फीड कर दीजिए, अब बटन दबाते जाइए, सब अपने आप वो लिख देगा। समझे? अपने आप वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा और टेक्नोक्रेट होने पर वो सब भी दिखाई देगा। समझे? एकदम सुंदर अक्षर में वर्ड में वो लिख देगा, टाइप कर देगा। टाइप करके उसमें फीड कर दीजिए,
और उसको बटन जैसे दबाइएगा अपने एक 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 करके, जैसे कि आदमी लिख रहा है वैसे ही वो लिखे हुए चला जाएगा। एकाएक रैंडम सब नहीं लाएगा, लाइन बाय लाइन वो आपको लेते आएगा। तो मैकेनाइज हो गया, बहुत मैकेनाइज हो गया। तो यहाँ इतना किया, इतना करने से क्या हो गया कि जहाँ 35,000 आदमी था वहाँ पता चला कि अब तो इतना काम 26,000 आदमी कर देगा। इतना काम 26,000 आदमी कर देगा। तो ये 35,000 जो आदमी काम करते थे उतना काम 26,000 आदमी करेगा, यानी 9,000 आदमी को अब रख के बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे? तो रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे वहाँ सरप्लस एम्प्लॉय, यही सिचुएशन हो गया। यानी 35,000 के जगह पर आदमी चाहिए कितना? 26,000। लेट के 35,000 आदमी के जगह पर अब 26,000 का रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट आपके पास है, रिक्वायर्ड है 26,000, यानी कि ये जैसे माइनस कीजिएगा बच जाएगा 9,000। 9,000 क्या हो गए? सरप्लस हो गए। अब एक एक उपाय है कि 9,000 आदमी को अगर रखना है तो अपना टोटल प्रोडक्शन टारगेट क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए, मशीन बढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन टारगेट बढ़ा दीजिए। 9,000 आदमी एज इट इज रह जाएगा। और नहीं तो इनको बैठा के सैलरी तो नहीं दीजिएगा ना, कोई भी इंडस्ट्रीज एक दिन सैलरी नहीं देगा, नहीं। तो अब या तो इनकी विदाई कर दीजिए और नहीं तो अपना प्रोडक्शन टारगेट बढ़ा दीजिए। 1 लाख यूनिट बनाते हैं, अब 2 लाख 3 लाख यूनिट बनाना शुरू कीजिए, सब आदमी रह जाएगा नहीं। और उस हिसाब से मार्केट में कंपटीशन है, कस्टमर भी देखना है। तो 1 लाख जो बना रहे हैं एकाएक 2 लाख करना संभव नहीं है। तो अब एक ही काम है, उपाय है कि इनकी क्या करना होगा? विदाई करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जॉब फ्रीज। फ्रीज FREAZE, यही ना होता है कि पहले सही है? फ्रीज किया, हाँ ये होता है। जॉब फ्रीज कर दिया। जॉब फ्रीज का मतलब होता है भर्ती बंद, यानी हम कोई नया भर्ती नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, भर्ती नहीं कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब आगे देखिए प्रॉब्लम। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आया कि 9,000 आदमी को क्या करना है? नौ 9,000 आदमी को छटनी न करना है, इनको रिट्रेंच करना है। अब इनको रख के क्या कीजिएगा? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में रिट्रेंचमेंट का प्रावधान है, और रिट्रेंचमेंट कहता है कि फर्स्ट कम लास्ट गो और लास्ट कम फर्स्ट गो, यानी किसी भी जॉब पर जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनकी छटनी पहले होगी, और जो पहले से ज्वाइन किए हैं उनकी छटनी बाद में होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जॉब पी है, इस जॉब पी पर ज्वाइन किया है 1998 का 10 आदमी, 2003 का 12 आदमी, 2010 का 9 आदमी, 2016 का 17 आदमी,
2019 का 16 आदमी, 2020 का 5 आदमी, मानिए आज के डेट में मान रहे हैं। अब यहाँ से हमको 20 आदमी को हटाना है। क्या और पहले तक रहने दीजिए, 2016 ही तक रहने दीजिए। चलिए, अब हटाना है हमको, समझे। अगर मानिए कि 10 आदमी को हटाना है, 10 आदमी को हटाना है तो रिट्रेंचमेंट का प्रावधान कहता है आईडी एक्ट वाला, लास्ट कम फर्स्ट गो। लास्ट कम तो लास्ट में कौन आया है? 16 वाला। फर्स्ट गो पहले उनकी छटनी होगी। लास्ट कम फर्स्ट गो यानी छटनी पहले किसकी होगी? जो बाद के ज्वाइनिंग है, तो 16 वाला छट जाएगा 10 गो। लेकिन इंडस्ट्री को कैसा आदमी चाहिए? यंग चाहिए। इंडस्ट्री को यंग चाहिए, नहीं समझे। ये 98 वाला कैसा साल हो गया? 23 साल हो गया। अब 25 साल में अइबो किया होगा, 48 साल का है। ये बनिए 25 साल में आया हो तो 4 साल 30 साल का है। तो 48 साल का आउटपुट और 30 साल का आउटपुट में क्या होगा? अंतर होगा। दूसरा, जब नया मशीन लगाए हैं तो वहाँ ट्रेनिंग भी तो देंगे। तो ये बूढ़ा सब ट्रेनिंग लेगा? नहीं लेगा। काम पर जो है, काम पर लगाइए तो हाँफेगा काँपेगा नहीं। ट्रेनिंग की बात करिए तो कहेगा कि अब क्या, अब 2-3 साल नौकरी है तो क्या ट्रेनिंग में समझ में आ रहा है सब। अब वो एम्प्लॉयर देखा कि क्या उपाय है कि बूढ़ा सबको घसका दें। बूढ़ा सबको घसकाना जरूरी है, समझे। तो जॉब फ्रीज कर दिए, भर्ती तो बंद कर दिए, लेकिन अब जो सरप्लस एम्प्लॉय है तो सरप्लस एम्प्लॉय में से घसकाना न है। तो इन नौजवान सबको नहीं घसकाएं, किसको घसका दें? बूढ़ा सबको घसका दें। लेकिन आईडी एक्ट क्या कहता है? हाँ, आईडी एक्ट कहता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है कि पहले घसकाइए किसको? इसको घसकाइए। हम चाहते हैं कि इसको घसकाएं नहीं। तो इसके लिए ये प्राइवेट वाला कहा कि अच्छा रुकिए। ये लाया गोल्डन हैंडशेक। समझे। ऑफर दिया किसको? इसको ऑफर दे दिया। कहा कि बाबा गोल्डन सोना है, लीजिए, हाथ मिला लीजिए। अब बाबा चपर में खट दे मिला लिए, समझे। बाबा सोचबो नहीं किए, एक के बार इतना मोटा लाखों मिल रहा है, चलो हाथ मिला लो, नहीं तो बाद में पुअर परफॉर्मेंस करके लात मार देगा। बाद में क्या करेगा? पुअर परफॉर्मेंस दिखाएगा, मार देगा लात, मुँह से गिर जाइएगा। उससे अच्छा है कि तुरंत सोना दे रहा है, कह रहा है कि सोना लीजिए, मोटा रकम लीजिए, हाथ मिलाइए, जाइए, समझे। तो अब यहाँ ट्रेड यूनियन से कोई बाबा पूछने गए, हमको कह रहा है पैसा देने के लिए, हम लें कि ना लें, एक को नहीं। तो ट्रेड यूनियन को जब आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ट्रेड यूनियन को एम्प्लॉयर वैल्यू देगा? यानी ट्रेड यूनियन जो है बेचारा बॉडी विदाउट सोल हो गया। शरीर है और उसमें हाँ उसका हार्ट बीट बंद हो गया। अब जब ट्रेड यूनियन इस तरह बॉडी विदाउट सोल होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी क्या होगा? साफ हो जाएगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी खत्म, समझे। कुछ ट्रेड यूनियन थे जो कहे कि छटनी नहीं कीजिए, प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाइए, हम हड़ताल करेंगे। तो कहा कि गोदरेज का ताला मंगा लिए हैं। तो हड़ताल क्या करेगा? पहले ही हम ताला मार देंगे। इसलिए कि हमको प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाना संभव नहीं है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो रहा है, कॉम्पिटिटिव कमोडिटी मार्केट हो गया, प्रोडक्शन टारगेट हम बढ़ा नहीं रह सकते हैं। और जब तक इतना लोगों की छंटनी नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्री को चलाना संभव नहीं है।
तो जो इंडस्ट्री कल हो के घाटा में जाके बंद हो, उससे अच्छा है तो आज मुनाफे में न बंद कर देंगे। यानी कि जहाँ भी स्ट्राइक की बात किया गया, एम्प्लॉयर पहले ही लॉकआउट की बात कर दिया। अब जब लॉकआउट की बात कर दिया तो वर्कर डर गया कि कहीं ताला बंद कर दिया तो देश में बहुत ऐसा है कि डिस्प्यूट में ताला बंद हुआ, आज तक ताला खुला ही नहीं। जैसे बिहार में डालमिया नगर है, लॉकआउट किया, आज तक लॉकआउट खुलबे नहीं किया, क्लोजर बन गया, समझे। हाँ, बहुत ऐसा है। तो अब वर्कर को भी डर गया ना, तो इधर बाबा भी तैयार भागने के लिए और जो जूनियर वर्कर है वो तैयार काम करने के लिए। तो ट्रेड यूनियन बेचारा ऐसा ही टुकुर टुकुर देख रहा है, कोई उसको फ़ायदा अब नहीं हो रहा, चुपचाप अपना इज्जत बचा रहा है, समझे, इज्जत बचा रहा है। तो यह इज्जत बचा रहे तो फिर से जब नॉर्मल कंडीशन आएगा तो हम लोग अपना खुराफात करेंगे, समझे। अब ये इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट की भी थी, ऐसा नहीं था कि खाली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, इंडस्ट्री गवर्नमेंट की भी थी। तो गवर्नमेंट ने इसको गोल्डन हैंडशेक नहीं लाया, गवर्नमेंट इसको कहा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गवर्नमेंट इसके जगह पर क्या लाया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस, वीआरएस बहुत लोकप्रिय शब्द है, गवर्नमेंट वीआरएस लाया, समझे। अब कहा कि अप्लाई कीजिए, आपको भी हम भी देंगे, हम भी देंगे। अब ये प्राइवेट वाला गिद्ध दृष्टि में था, प्राइवेट वाला गिद्ध दृष्टि में था। ये स्टेट बैंक का कौन बढ़िया मैनेजर है भाई, जो जिस ब्रांच में जाता है उस ब्रांच को एकदम चमका देता है, टर्नओवर बहुत बड़ा अधिक कर देता है, तो वो मैनेजर साहब अच्छा है। अरे चलिए उनको ऑफर लेटर भेजिए कि वहाँ से वीआरएस ले लीजिए, हमारे यहाँ आके ज्वाइन कर लीजिए। अब वो मैनेजर साहब भी चपचपा गए, उनको भी लगा कि डबल बेनिफिट, एगो यहाँ वीआरएस का मोटा पैसा और एगो वहाँ नौकरी का पैसा, दोहरा लाभ। तो ये तो बैंक में बोकारो स्टील प्लांट का कौन अच्छा इंजीनियर है, भिलाई का कौन अच्छा है, उसका कौन, मैंने सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कौन कौन बढ़िया आदमी है, वो सारा बढ़िया आदमी को ऑफर दो, खींच लो और उसको कह दो कि देखो डुअल बेनिफिट, एगो वहाँ वीआरएस का पैसा, यहाँ जॉब का पैसा, दोहरा लाभ लेके भाग आओ, समझे। तो एक वीआरएस का एप्लीकेशन को एक कंपल्सरी रिटेंशन स्कीम है, कंपल्सरी रिटेंशन है, रिटेंशन है, समझे। ये पावर है कि जब वीआरएस के लिए अप्लाई करेगा तो आपको वीआरएस क्या करना पड़ेगा, ग्रांट करना पड़ेगा। अगर वीआरएस ग्रांट नहीं करते हैं तो वो कंपल्सरी रूप से रोक से लीजिए, ग्रांट नहीं कीजिए। तो अब उसके पास एक एक ऑप्शन है, क्या, रिज़ाइन करके जाना। तो रिज़ाइन करके जाएगा तो एक एक न फायदा होगा, वहाँ काम करेगा, सैलरी लेगा। अब वीआरएस करके जाता तो दोहरा फायदा ना, कि यहाँ वीआरएस का पैसा ले लेता और वहाँ सैलरी भी मिलता, समझे। तो ये जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पर वीआरएस का रिजेक्शन होना शुरू हो गया, और यहाँ भी किया वो। जैसे 10 गो बाबा हैं बुढ़ऊ, ये 10 गो में कोई बहुत पर एक्सपर्ट बुढ़वा है, उसका वीआरएस रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आपको नहीं देंगे, आपसे सोना से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब जाना है तो रिजाइन करके जाइए, तो क्या फ़ायदा होगा, बुढ़ापा में यहाँ से भागिएगा नहीं। तो जो एक्सपर्ट थे, जिनकी परफॉर्मेंस अपर लेवल परफॉर्मेंस थी, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस थी, उसको क्या किया, सब रोक लिया। आज ये वेस्टेज था, सारा वेस्टेज को क्या किया, भगा दिया, समझे।
और ज़्यादा कोशिश किया कि एक्सपर्ट ब्रेन अगर नया है तो उसको हम एकदम रखेंगे ही, उसको हम कहीं हटाएंगे नहीं, समझे। तो ये कानून का, आईडी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन क्या कहिएगा, उसका बचाव कर लिया, समझे। पॉलिसी लगा के आईडी एक्ट से बचाव कर लिया, इसलिए कि अब गवर्नमेंट नहीं पकड़ेगी कि हम कह रहे हैं कि लास्ट कम फर्स्ट गो, और तू कह रहा है कि जो मन करे वो जो गो, जो मन करे वो गो, उसको हम गो कर देंगे। कानून का है कि लास्ट कम फर्स्ट गो, समझे। मनमानी कर दिया गोल्डन हैंड से क्या करके, और बाद में गोल्डन हैंड से शब्द विलुप्त हो गया, और आज भी शब्द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट का द्वारा यूज शब्द था, वही शब्द हर जगह लोकप्रिय हो गया। तो ये सिचुएशन हुआ जिसके चलते इंडस्ट्री जो है हमारे सरवाइव किए। इस फेज में भी बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, चाहे वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, समझे। बहुत सारा इंडस्ट्री बिक गए। तो ज़्यादातर जो चलाक इंडस्ट्री था वो देखा कि हम घाटा में जाएंगे, बंद होंगे, उससे अच्छा पहले कहीं क्या करें, सेल कर दे, समझे। और ये सब ऑफ़र भी बहुत ज़्यादा दे दी, जैसे 500 करोड़ का एसेट है, सीधा 800 करोड़ दो, 1000 करोड़ उनको कह के ऑफ़र दे दिया। एसेट है 500 करोड़ का, ऑफ़र दे दी 1000 करोड़, अब वो उनको भी लालच आ गया, समझे ये सेट। लेकिन वो देखा कि वो ट्रेडमार्क जो है कितना लोकप्रिय है। अगर पहले से उस ट्रेडमार्क को लोग जानते हैं तो थोड़ा सा हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, फिर से वो प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में लॉन्च कराएंगे। इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट जो है लोग जानते थे, वो प्रोडक्ट बंद भी हुआ था, लेकिन फिर से उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ देखना है कि ये ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो पहला इम्पैक्ट देखिएगा कि कुछ इंडस्ट्री यहाँ भी बंद हुए, कुछ बिक गए, समझे। दूसरा इम्पैक्ट हुआ कि रिट्रेंचमेंट या VRS मास लेवल पर दिया गया, लाखों लाख लोगों की नौकरी गई। और जहाँ भी VRS या गोल्डन हैंडशेक या रिट्रेंचमेंट का अपोज किया ट्रेड यूनियन, वो संस्था में तुरंत 1 मिनट नहीं सोचा तालाबंदी करने से, तुरंत कहा कि ताला बंद कर देंगे, समझे। तो पहले जो ट्रेड यूनियन का जो वर्चस्व होता था, वह वर्चस्व क्या हुआ, कम हो गया, समझे। अब जैसे वर्चस्व कम होने का मतलब होता है बार्गेनिंग पावर कम होना। तो ट्रेड यूनियन का जब बार्गेनिंग पावर कम हो गया तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होगा, फेल करेगा। एम्प्लॉयर कलेक्टिव बार्गेनिंग करना नहीं चाहेगा, कहेगा कि हम नहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे। तो एम्प्लॉयर की थोड़ी सी मनमानी, मोनोपोली जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ेगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जो है वो भी डिफंग हो जाएगा, उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये सब इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पड़ा, समझे। तो इंडस्ट्री में अब जो लेटेस्ट में आया था वो शुरू में प्राइवेटाइजेशन में हम लोग देख लिए थे कि जो भी नौकरी नया दिया वो सब क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिया, समझे। बहुत जगह तो ट्रेड यूनियन ही नहीं, IT सेक्टर में तो ट्रेड यूनियन साफ नहीं है ना, बहुत है, 1-2 नाम के लिए है, कोई रोल नहीं है, समझे। वहाँ इस तरह से वेज पॉलिसी बना दिया, समझे, वेज पॉलिसी को चेंज कर दिया, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस लिंक हो गया। तो जो बेटर परफॉर्मेंस वाले हैं वो क्यों कहेंगे दूसरे के लिए, समझे, वो भी कहे कि मार्केट में कंपटीशन में आइए। तो ये सब ओवरऑल इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशन का पर।